जय हिंद दोस्तों। आज हम मौर्य साम्राज्य के ऊपर 125 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि मोस्टली हमेशा रिपीट होते रहते हैं। वो 125 पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम देखेंगे। अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसको नियुक्त किया है? धम्म महामात्र को अशोक ने अपने सामाजिक समस्याओं को छुड़ाने के लिए अपने क्षेत्र में इसको नियुक्त किया। देखिए क्या होता है, मौर्य साम्राज्य में कौन सा अधिकारी कौन सा कार्य करता है ये पूछा जाता है। या तो वन लाइनर पूछा जाएगा, नहीं तो कि ऑप्शन में दिया जाएगा कि इसका कौन सा कार्य है, इसलिए मैंने ये दिया है। धम्म महामात्र का क्या काम था? सामाजिक समस्याओं को हल करना, साथ ही साथ समाज के ऊपर ओवरऑल देखरेख करना। समाहर्ता का क्या काम था? समाहर्ता जो अधिकारी है ये रेवेन्यू कलेक्टर है, याद रखेगा। समाहर्ता रेवेन्यू कलेक्टर अधिकारी है। जज का तो आपने काम को बारे में पता ही होगा। और अमात्य जो होते थे वो मौर्य साम्राज्य में सर्वोच्च अधिकारी होते थे। सेनाओं के या मौर्य प्रशासन में सर्वोच्च अधिकारों को ही अमात्य पद दिया जाता था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित करेंसी का क्या नाम था? पन मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पन जो होते थे वो मोस्ट ऑफ दी सिल्वर के बनाए जाते थे, कहीं कहीं पे तांबे के भी बनाए जाते थे। और ये प्रचलित थे, यानी कि ट्रांजैक्शन के लिए वो क्या ज्यादा यूज करते थे? ट्रांजैक्शन के लिए वो पंच मार्क कॉइन यूज करते थे। और हमारे देश में प्रथम जो करेंसी उत्पन्न हुई, यानी कि प्रथम चलन में आई थी, वो पंचमार्क कॉइन ही थी, याद रखेगा। और पंचमार्क कॉइन सबसे पहले वो सिल्वर के बने होते थे। और दिनार जो है, दिनार ये जो करेंसी है वो गुप्त काल में विशेष प्रचलित मुद्रा का नाम दिनार है। और ये गोल्ड में प्रचलित होते थे दिनार, याद रखेगा, गुप्त काल में। अशोक के शिलालेखों में मुख्यतः धम्म किसको संदर्भित करता है? मोरल्ला को अशोक के शिलालेखों में धम्म ये मुख्यतः संदर्भित करता है। आपको क्या देखना है? बौद्ध धर्म का धम्म और अशोक का धम्म में थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, इसके बारे में थोड़ा सा देखना है। और धम्म के बारे में 11 रैक एडिक्ट में अशोक ने इसकी पूरा क्या दिया है, डिटेल एक्सप्लेन किया है कि उसका धम्म का मतलब क्या होता है। और अशोक धम्म के बारे में कैसा था? पैसिफिक्स था, याद रखेगा। उसने क्या किया? पूर्णतः उन्होंने क्या नहीं किया था? लड़ाई पूर्णतः छोड़ी नहीं थी, तो किसने क्या लेकिन कम कर दी थी। इसलिए अशोक का जो धम्म था वो नैतिक मोरल कानून की तरफ से आता है, याद रखेगा। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें कौन से शिलालेख शामिल है? सेकंड और 13वां शिलालेख अशोक के शिलालेख दो है जो संगम राज्य के बारे में बताते हैं। देखिए, संगम राज्य में यानी कि साउथ के राज्य जो है उनके बारे में बताते हैं। सेकंड में भी है और 13 में भी है। 13 आपने पता होगा फेमस किसके लिए है? कलिंग का युद्ध बहुत ही फेमस हुआ था, उसका वर्णन भी 13 में अशोक ने किया है, रॉक्स एडिट में। हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखते हैं। अशोक का 7वां अभिलेख है, सबसे लंबा अभिलेख अशोक का 7वां अभिलेख है, याद रखेगा। और वहीं पे क्या दिया है? रिलीजियस टॉलरेंस की बात अशोक ने 7वें अभिलेख में ही किया है और वही सबसे लंबा है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। देखिए, तक्षशिला जो था वो बौद्ध धर्म का एक बड़ा सेंटर भी था, तक्षशिला मौर्य काल में। और यह तक्षशिला को ही यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1980 में शामिल किया गया है। हमारे देश में अभी कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हुए? वर्ल्ड हेरिटेज साइट 45 हमारे देश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुए हैं। मैंने करंट अफेयर्स में कवर किया है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। साथ ही साथ हम एक्स्ट्रा देखेंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये बिहार में है। और 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नालंदा यूनिवर्सिटी को ऐड किया गया। और नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की है और यह गुप्त वंश का राजा था, याद रखेगा। बहुत ही बार ये सवाल पूछा गया, मैंने इसलिए एक्स्ट्रा डाला है। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई 12 बार गुफा, याद रखेगा। 12 बार गुफा है, निम्नलिखित में से किस काल की है? ये मौर्य साम्राज्य काल की 12 बार गुफा है, याद रखेगा। और ये 12 बार गुफा है किसने? अशोक ने बनवाई थी आजीवक संप्रदाय को देने के लिए। उसने क्या किया? ये 4 बहुत ही फेमस है 12 बार गुफा में। ये 4 जो गुफा है, लोमस ऋषि, सुदामा, विश्वकर्मा और कर्ण चौपार, ये 4 गुफा है 12 बार गुफा में, बहुत ही फेमस है। और ये सम्राट अशोक ने बनाए थे, याद रखेगा। सबसे प्राचीन रॉक कट केव्स हमारे भारत में वो 12 बार गुफाएं है। और ये कहाँ पे है? ये बिहार में स्थित है। श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जो मौर्य साम्राज्य का विवरण प्रदान करता है। दीपवंश ये श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ है जो मौर्य साम्राज्य का विवरण प्रदान करता है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया? मौर्य साम्राज्य के बारे में एक्सप्लेन किया है। हम यहाँ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसके देखेंगे? परिशिष्ट पर्वन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। परिशिष्ट पर्वन ये ग्रंथ आचार्य हेमचंद्र जी ने लिखा है। यहाँ पे क्या है?
जैन धर्म के परंपराओं एंड प्रमुख संतों की जीवन का यहाँ पे वर्णन परिशिष्ट पर्वन में दिया है। 3 विभिन्न कालों में अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल के शिलालेखों का से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल से शिलालेख का एक संयुक्त स्तंभ इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे 3 राजाओं ने एक ही स्तंभ के ऊपर अपने अपने अलग अलग क्या किया? शिलालेख कोरे हैं। किसने? अशोक ने ये बनवाया था, याद रखेगा, इलाहाबाद का प्रथम। पर समुद्रगुप्त ने क्या किया? वहां पे अपना प्रयाग प्रशस्ति लिखा। किसने? कौन सा कवि था? हरिसेन कवि के द्वारा उसने ये यहाँ पे किया। और जहांगीर ने फारसी भाषा में वहां पे क्या किया? अपना एक वर्णन किया है। प्रयागराज शिलालेख में तीनों राजा के बारे में यहाँ डिटेल एक्सप्लेनेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयाग प्रशस्ति ये समुद्रगुप्त के लिए लिखा गया है। किसने लिखा? हरिसेन ने लिखा है। सेलुसिड और मौर्य युद्ध में सेल्यूकस निकेटर ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध लड़ा था और उसमें क्या हुआ? उसकी पराजय हुई है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध के बारे में किसने एक्सप्लेन किया है? एप्पियानस ने इसने पूरा डिटेल वर्णन किया है किस तरह से युद्ध लड़ा गया है। कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में ये युद्ध लड़ा गया था और इसी युद्ध के तहत पराजित सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह किससे किया? चंद्रगुप्त से किया है। और चंद्रगुप्त को 4 प्रांत उसमें क्या मिले? दहेज में मिले। एक काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान प्रांत ये चंद्रगुप्त को इसी शादी के तहत किए गए वादे के हिसाब से मिले हैं। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। देखिए, ये मैकियावेली का जो प्रिंस है ये पॉलिटिकल चीजों के लिए बहुत ही फेमस है। राजा किस तरह से होना चाहिए, क्या कूटनीति है, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, इसके बारे में है। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र ये भी वही सेम क्या करता है? चीजों के बारे में एक्सप्लेन करता है। लेकिन ये देखिए वेस्टर्न हिपोक्रेसी देखिए, कौटिल्य जो है वो मैकियावेली से क्या है? प्रथम आए हैं, याद रखेगा, प्रथम आए। मैकियावेली बाद में आया, तब भी हम क्या कहते हैं? मैकियावेली। उसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, ये तो उलट होना चाहिए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, ये होना चाहिए था। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसको भेजा? महेंद्र और संघमित्र यानी कि सी, ये दोनों को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने भेजा। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था और जैन धर्मगुरु भद्रबाहु ने उनको जैन धर्म की दीक्षा दी थी चंद्रगुप्त मौर्य को। याद रखिएगा, जैन धर्म के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सलेकना भी कहते, कहीं पे सलेकन कहते। ये पद्धति है जैन धर्म की, याद रखिए, जैन धर्म की, जहाँ धीरे धीरे अन्न त्याग करके अपने प्राण को त्यागा जाता है। इसमें ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी होती, ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था, तो इसके बारे में याद रखेगा। सलेकना ये या सलेकन पद्धति है जैन धर्म से संदर्भित है। थोड़ा थोड़ा अन्न त्याग करके क्या कहता है? प्राण को त्याग दिया जाता है। अशोक के अभिलेखों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध बाराबर की गुफा है, कहाँ स्थित है? गया बिहार में अशोक के अभिलेखों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध बाराबार की गुफा है। हमने पहले ही देखा, ये क्या है? सबसे प्रथम रॉक कट केव से बाराबार की गुफा है, बिहार में स्थित है। 4 तो हमने देख ही लिया, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ दशरथ जो अशोक का नातू है उसने भी 4 नए केव्स बनवाए हैं आजीवक सेक्ट के लिए, याद रखेगा, वहीं पे बाराबार की गुफाओं में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? अशोक के 13 शिलालेख में क्या है? कलिंग के युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन यहाँ पे उन्होंने पूरा डिटेल दिया है। और शिलालेख 13 ये लार्जेस्ट शिलालेख है अशोक का उस सभी शिलालेखों में से। यहाँ पे 5 राजाओं और क्षेत्रीय राजाओं का भी वर्णन अशोक ने किया है। यहाँ पे आपके नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में कौन कौन शामिल थे? देखिए, अर्थशास्त्र ये किताब चाणक्य का है, उसको हम कौटिल्य कहते हैं और उसका ही नाम विष्णुगुप्त है। उसने सप्तांग थ्योरी दिया है और वो बोलता है कि राजा को ये फॉलो करनी चाहिए। उसमें क्या आता है? किंग भी आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। टेरिटरी आता है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रेजरी है, और उसमें क्या है? दंड भी है, और उसमें मित्र है, और एक इंपॉर्टेंट है वहां पे दुर्ग। ये तीनों चीजें ऐड कर चाणक्य की सप्तांग थ्योरी होती है, याद रखेगा। और ये बहुत बार पूछा है, इसलिए याद रखे। मास्की अशोक शिलालेख भारत के किस राज्य में स्थित है? मास्की शिलालेख ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। मास्की का जो शिलालेख है वो माइनर रॉक एडिक्ट है अशोक का, और पहला ये शिलालेख है जिसमें
सम्राट अशोक का वास्तविक नाम अशोक लिखा गया है। ये श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की है? अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है? देखिए ये कलसी जो है ये उत्तराखंड में है। कंधार जो है आपको फेमस है किसके लिए? अफगानिस्तान के लिए। मस्की और गिरनार, गिरनार कहाँ पे है? गिरनार जो है ये गुजरात में है। मस्की हमारे प्यारे भारत में, मेरा इसको स्टेट का नाम नहीं याद रहा है, लेकिन कंधार जो है वो हमारे अभी वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से अशोक के कौन से शिलालेख में पशु बलि पर प्रतिबंध की घोषणा की गई है? मेजर रॉक एडिक्ट प्रथम में अशोक ने पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये मेजर रॉक एडिक्ट प्रथम में दिया है। मेजर रॉक एडिक्ट फोर्थ में क्या दिया है? अशोक ने भेरी घोष की जगह धम्म घोष की अभी क्या क्या घोषणा की है? ये मेजर रॉक एडिक्ट फोर्थ में दिया है, यानी कि चौथे में दिया है। और मेजर रॉक एडिक्ट सेकंड में क्या है? चिकित्सा व्यवस्था के बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल एक्सप्लेन उन्होंने किया है। चिकित्सा व्यवस्था किसकी? जानवरों की, और साथ ही साथ यानी कि अपने लोगों की भी वह चिकित्सा व्यवस्था करने वाला है। और वहां पे ही चोल, पांड्य, सत्यापुत्राज और केरला पुत्राज का भी उल्लेख मेजर रॉक एडिक्ट सेकंड में किया है। सेल्यूकस प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निम्नलिखित में से कौन सा दूत भेजा गया था? मेगस्थनीस, ये दूत सेल्यूकस प्रथम ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। वही मेगस्थनीस ने इंडिका नामक बहुत ही फेमस ग्रंथ भी लिखा है। वहां पे क्या दिया है? चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य के बारे में डिटेल एक्सप्लेन उन्होंने इंडिका ग्रंथ में किया है। खासकर पाटलिपुत्र का उसने इंडिका ग्रंथ में बहुत ही बारीकी से डिटेल एक्सप्लेन वहां पे किया है। हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखेंगे अल्बेरूनी के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्बेरूनी जो है वो मोहम्मद गजनवी के साथ हमारे प्यारे भारत में आया था, और इसी के आधार पर उसने किताब उल हिंद, ये नई बुक लिखी। याद रखेगा, बहुत ही फेमस किताब है किताब उल हिंद, ये बुक। इसमें क्या लिखा उसने? भारतीय समाज, जाति व्यवस्था, प्रथा, परंपरा, धर्म, दर्शन, गणित, भूगोल, शिक्षा का यह पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन किताबुल हिंद में अल्बेरूनी ने किया है। मौर्य वंशों के प्रांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? देखिए उत्तरापंत में जो था वो उत्तरापंत में सुवर्णगिरी न होकर क्या था? वहां पे था तक्षशिला। याद रखेगा, सुवर्ण यानी कि उत्तरापंत में तक्षशिला थी। दक्षिणापंत में क्या था? यहाँ पे उज्जैन नहीं है, दक्षिणापंत में था सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी दक्षिणापंत में था। अवंती पंत में क्या था? तक्षशिला न होकर उज्जैन अवंती पंत में पश्चिम में था, और पूर्व में तोशाली। ये सही है। याद रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अशोक ने अपने मौर्य साम्राज्य के 5 भागों में क्या किया था? उन्होंने 5 प्रांतों में डिवाइड किया था। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? विशाखादत्त, ये मुद्रा राक्षस के लेखक है। देखिए मुद्रा राक्षस एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है, और उसकी भाषा वो मुद्रा राक्षस ये संस्कृत में ही लिखा गया है। यहाँ पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना और चाणक्य की राजनीतिक कुशलता का उत्कृष्ट चित्रण उसने मुद्रा राक्षस इस क्या ड्रामा में किया है। विशाखादत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या थी? यह हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य के समय राजदरबार की दूरभिसंधिया के बारे में वहां पे डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। किसने लिखा था? ये विशाखादत्त ने लिखा मुद्रा राक्षस। हमने यहाँ पे पहले ही देखा, यह संस्कृत भाषा में लिखा गया नाटक है, याद रखेगा। कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के प्रशासकीय और सैन्य संगठन का संक्षिप्त विवरण देता है? अर्थशास्त्र, ये ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के प्रशासकीय और सैन्य संगठन का डिटेल एक्सप्लेनेशन देता है। किसके द्वारा लिखा गया है? कौटिल्य के द्वारा, या चाणक्य के द्वारा, या विष्णुगुप्त के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है। हम यहाँ पे क्या देखेंगे? यहाँ पे क्या है? राजनीति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और कूटनीति का डिटेल एक्सप्लेनेशन अर्थशास्त्र में दिया है। हम देखेंगे बृहत संहिता के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बृहत संहिता जो है ये गुप्त काल में लिखी गई पुस्तक, वराहमिहिर की संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है, और ये संस्कृत का विश्वकोशीय ग्रंथ भी कहा जाता है बृहत संहिता को। वराहमिहिर के और 2 फेमस बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, पंच सिद्धांतिका और बृहत जातक। ये वराहमिहिर के 2 और एक ग्रंथ है, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या था? धर्म नीति का प्रचार करना, ये अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य था। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है, नहीं तो गिरनार भी है, कंधार में भी है, और टोपरा में भी है। देखिए टोपरा का बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए हम एक डिटेल एक्सप्लेन देखते हैं। दिल्ली टोपरा का जो स्तंभ है अभी जो कहाँ पे? अभी हरियाणा में नजदीक स्थित है, और टोपरा ही स्तंभ लेख में अशोक के 7 प्रमुख स्तंभ का एक लेख एक साथ उत्कीर्ण किया है। पूरे 7 प्रमुख स्तंभों का लेख उन्होंने एक साथ उत्कीर्ण किया है, और यही खासियत टोपरा स्तंभ लेख की है, क्योंकि
अन्य जगहों पर जो भी स्तंभ लेख है उसमें सिर्फ 6 ही लेख लिखे गए हैं, लेकिन टोपरा में 7 क्या लिखा है, पूरे प्रमुख स्तंभों का वर्णन किया है। कलिंग का युद्ध अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने के किस वर्ष लड़ा गया था? कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। याद रखिएगा। अभी कलिंग कहां पे? अभी कलिंग जो है वो ओडिशा में स्थित है, याद रखिए, ओडिशा में। अशोक ने जब भी अपना राज्याभिषेक किया उसके 8 साल बाद अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में। और इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन 13वें शिलालेख में किया है। और वहीं पे उन्होंने क्या किया कि इस युद्ध को देखकर मेरा हृदय परिवर्तन हुआ है, वो यहाँ पे पूरा डिटेल एक्सप्लेन वहां पे किया है। अशोक का बिंदुसार से क्या संबंध था? देखिए, अशोक जो है वो बिंदुसार का पुत्र था, याद रखिएगा। देखिए, हम मौर्य साम्राज्य के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और वो किसका था? जैन धर्म का क्या था? फॉलोवर था। उसका ही बेटा कौन था? बिंदुसार था, और वो आजीवक का सेक्ट का फॉलोवर था। उसका बेटा, बिंदुसार का बेटा कौन हुआ? अशोक हुआ। उसने बौद्ध धर्म फॉलो किया, लेकिन अशोक ने, ऐसा कहते हैं, थेरी है कि बिंदुसार अपने भाइयों को कितना 99 भाइयों का उसने क्या किया? कत्ल किया। तब अशोक राजगद्दी पर बैठा है और वह बौद्ध धर्म का फॉलोवर। देखिए कितनी टॉलरेंस है इनके यहाँ। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म, उसका बेटा आजीवक सेक्ट है, और अशोक बौद्ध धर्म। यही हमारी इंडिया का कल्चर का इंटीग्रेटल पार्ट है। विष्टि है, विष्टि एक फोर्स लेबर है। ये मौर्य साम्राज्य के बारे में पूछा जाता है कि विष्टि क्या है। ये क्या है? फोर्स लेबर है। और हमारे भारतीय संविधान में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साथ ही साथ फोर्स लेबर, ये अनुच्छेद 23 के तहत क्या किया? इसे बयान किया है। 23 और 24 ये क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के हमारे फंडामेंटल राइट है, याद रखिए। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? लाइफ स्टोरी की भी इंफॉर्मेशन है, इंटरनल पॉलिसी की भी है, और फॉरेन पॉलिसी की, यानी कि ऑल ऑफ द अबाउट, इसकी पूरी जानकारी हमें अशोक के शिलालेखों से मिलती है। किस मौर्य शासक ने विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचारक भेजे थे? अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचारक भेजे थे श्रीलंका में। अपने दोनों बेटों को, एक महेंद्र था और एक संघमित्रा, इसको भेजा था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक नहीं है? याद रखेगा। देखिए, मौर्य शासक का लास्ट जो था शासक वो बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या पुष्पमित्र ने की, और उसने ही डायनेस्टी की स्थापना 187 ईसा पूर्व में की, यानी कि पुष्पमित्र शुंग जो है वो मौर्य शासक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था, जिसने 257 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व के बीच शासन किया? बिंदुसार यही था जो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, जिसने 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक उन्होंने शासन किया है। इसके बहुत ही फेमस नाम है। देखिए, उनको ग्रीक्स क्या कहते थे? अमित्रोचैटस उसको कहते थे, ग्रीक्स कहते थे, याद रखेगा। और महाभाष्य में बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा गया है, और वायु पुराण में उसे भद्रसार कहा गया, और जैन ग्रंथों में उसे सिंहसेन कहा गया। ये याद रखेगा, ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए दिया। किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। देखिए, कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ, और कलिंग है अभी ओडिशा में, याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त बौद्ध भिक्षु से उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। आपको देखना है कि पानीपत, ये बहुत ही हमारे मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी टर्निंग पॉइंट है, ये बैटल ऑफ पानीपत है। क्योंकि इसने क्या किया? हमारे मध्ययुगीन भारत और साथ ही साथ आधुनिक भारत को एक ऐसा मोड़ दिया कि एक नई हिस्ट्री उन्होंने क्रिएट की। 3 बैटल हुए। 1526 में प्रथम पानीपत का बैटल हुआ, 1556 में सेकंड, और 1761 में तृतीय बैटल हुआ। ये किन किन के बीच हुआ, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अधिकतम संख्या में बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया गया था? अशोक के द्वारा अधिकतम बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया था। देखिए, सारनाथ का जो स्तूप है बहुत ही फेमस है, साथ ही साथ सारनाथ का स्तंभ भी बहुत ही फेमस है। वही के सारनाथ के स्तंभ से हमने हमारे प्यारे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, जो 4 सिंह वाला जो प्रतीक है, हमने हमारे प्यारे भारत का, वो सारनाथ स्तंभ से ही लिया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद राजवंश को उखाड़ फेंका था? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद राजवंश को उखाड़ के फेंका था। यही इसका ही डिटेल एक्सप्लेनेशन मुद्रा राक्षस ये संस्कृत नाटक में विशाखा दत्ता ने लिखा है। लेकिन ये जो किताब है ये गुप्त काल में लिखी गई है, याद रखेगा।
चाणक्य का अन्य नाम था? विष्णुगुप्त या कौटिल्य चाणक्य का अन्य नाम था? वह शासक कौन था जिसने राजसिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ये अशोक था। इनके बारे में ऐसी थ्योरी है कि इसने 99 भाइयों की हत्या की है। क्या सत्य है अभी तक कोई नहीं, लेकिन ऐसी थ्योरी है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता लाने के लिए किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता लाने के लिए किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? अर्धमागधी इस प्राकृत भाषा का प्रयोग अशोक ने किया है। बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला में बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी है? यह है प्यारा हमारे सम्राट अशोक। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? मौर्य साम्राज्य ये सबसे प्राचीनतम राजवंश है। देखिए है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई है। तीन बहुत ही फेमस राजा है, इसके नाम आपको याद होना चाहिए। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की है। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने की है, कुषाण वंश की स्थापना। और कण्व वंश की स्थापना पुष्पमित्र शुंग ने की है। हमने देखा मौर्य साम्राज्य का जो लास्ट राजा था क्या था? बृहद्रथ की हत्या कर पुष्पमित्र शुंग ने कण्व घराने की स्थापना की है। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक क्या क्या उसने शासन किया है। और चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिस ने क्या किया? जस्टिन ने सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है, याद रखेगा। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस ये चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म को अंगीकार किया। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने ये मदद की थी। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? सांची ये बौद्धिस्ट कला या मूर्तिकला का निरूपण करता है। सांची में क्या है? सांची में कला, मूर्तिकला और वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण सांची में दिया है। और सांची कहाँ पे है? यह मध्य प्रदेश स्थित में है। सांची का किसने बनवाया है? ये अशोक ने ही सांची में ये बनवाया है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1989 में सांची को शामिल किया गया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और मौर्य साम्राज्य फर्स्ट सब कॉन्टिनेंट एम्पायर है हमारे सब कॉन्टिनेंट में। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य है, उसका बेटा कौन है? बिंदुसार इसका बेटा है। और बिंदुसार का बेटा कौन है? ये अशोक है, याद रखेगा इसका बेटा ये, यानी कि ये तीनों है, अजात शत्रु नहीं है। देखिए मौर्य साम्राज्य से पहले कौन था? मगध राजवंश था। मगध राजवंश में 3 डायनेस्टी होती है, हरेंग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी। नंद वंश का ही लास्ट घनानंद या धनानंद कहते हैं, उसको पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य घराने की स्थापना की थी, यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। हरेंग डायनेस्टी में 3 बहुत ही फेमस राजा हुए, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, याद रखेगा। यानी कि अजातशत्रु ये मौर्य वंश का क्या शासक नहीं है, वो हरेंग डायनेस्टी का है, याद रखेगा। और शिशुनाग डायनेस्टी में बहुत ही 2 फेमस राजा हुआ, शिशुनाग और काल अशोक, कभी कभी काला अशोक भी कहते हैं या काल अशोक। इसने ही सेकंड बौद्धिस्ट काउंसिल आयोजित की थी, याद रखेगा। और फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल किसने आयोजित की? ये आप तीनों में से आपका नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। मौर्य काल में राजुका या रज्जु किसे कहा जाता था? प्रांतीय अधिकारी को, प्रोविंशियल ऑफिसर को ही राजुका कहते थे। अशोक ने धम्म प्रचार के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए थे, जिसे किन नामों से जाना जाता था? धम्म महामात्र ये इस नामों से जाना जाता था। देखिए महामात्र जो है वो शीर्षस्थ अधिकारी थे, और ये अर्थशास्त्र में उसकी संख्या टोटल 18 दी है महामात्र की, याद रखेगा। महामात्र जो है वो शीर्षस्थ अधिकारी थे मौर्य प्रशासन में, और इसकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलती है, और टोटल संख्या 18 थी। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या किसके द्वारा की गई थी? पुष्पमित्र शुंग के द्वारा मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या की गई थी और शुंग घराने की स्थापना की। बिंदुसार ने निम्नलिखित में से किस अवधि के बीच शासन किया? 297 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व के बीच बिंदुसार ने शासन किया। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य के
ये अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन थे, याद रखेगा। और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्योंकि 9 आर्यवर्त राजा को साथ ही साथ 12 दक्षिणवर्त राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन कहाँ पे है, प्रयाग प्रशस्ति में दिया है। प्रयाग प्रशस्ति कहाँ पे, प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने ये किया है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ये मौर्य वंश ने नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया। देखिए मगध पर 3 डायनेस्टी सबसे पहले आई थी, हर्यांग डायनेस्टी। हमने 3 उनके प्रसिद्ध राजाओं के नाम देखे। दूसरी डायनेस्टी थी शिशुनाग डायनेस्टी, उसमें 2 राजे बहुत ही फेमस है, शिशुनाग, कालाशोक, इसने ही सेकंड बौद्धिस्ट काउंसिल आयोजित की थी। और तीसरी डायनेस्टी थी नंद डायनेस्टी, उसका फेमस राजा एक महापद्मानंद हुआ और दूसरा हुआ धनानंद। इसको एक घनानंद भी कहते, कभी 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 धनानंद भी कहा जाता है। इसको ये हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? हमने देखा तक्षशिला था। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका, ये मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है। देखिए इस इंडिका में पाटलिपुत्र के बारे में भव्यता, सजावट कैसी है, महल कैसा बना हुआ है, उसका पूरा डिटेल मेगास्थनीज ने दिया। क्योंकि क्या कहता, ये मेगास्थनीज वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या था, एक एम्बेसिडर था ये वहां पे, याद रखेगा। 4 वेद याद रखेगा, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में वर्णन हुआ है वह कौन है? विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस में उस विशेष ग्रंथ में विशिष्ट रूप से चंद्रगुप्त का वर्णन हुआ है। वह स्त्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका, और ये मेगास्थनीज ने लिखी है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा ये प्राकृत है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? देखिए मेगास्थनीज ने इंडिका किताब लिखी, उसमें भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में उसने विभाजित किया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियों में अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका ये क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। इसी वजह से उसने क्या किया, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने एक बेटा और बेटी को वहां पे भेजा। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी पहली प्रथम राजधानी बनाई। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था वुड्स, यानी कि वो लकड़ी का बना था। और मेगास्थनीज के इंडिका में यहाँ पे पूरा डिटेल उसने पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। बाराबार की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय के गृह में किया गया? आजीविको सेठ के लिए बाराबार की गुफा है अशोक और उसके नातू दशरथ ने दान में दी थी। हमने देखा है कि इस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख बहुत ही फेमस है। ये साबित करता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था। ये प्रथम संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है, याद रखेगा, ये रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक स्वयं को मगध का सम्राट बताता है। भाब्रू स्तंभ में ही वो एकमात्र स्तंभ है जिसमें अशोक स्वयं को मगध का सम्राट बताता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। और आपको बताना है कि भाब्रू स्तंभ कौन से स्टेट में अभी स्थित है। क्वीन स्तंभ जो है वो कौशाम्बी के अभिलेख को ही रानी का अभिलेख कहा जाता है, याद रखेगा। कौशाम्बी का अभिलेख रानी का अभिलेख है। और रुमंदेही स्तंभ के बारे में देखते हैं। रुमंदेही लेख सबसे छोटा स्तंभ लेख है अशोक का, याद रखे। रुमंदेही लेख सबसे छोटा स्तंभ लेख है अशोक का। और वहीं पर क्या किया, लुम्बिनी ग्राम का जो धार्मिक कर था बलि, वो अशोक ने माफ किया है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन रुमंदेही स्तंभ से ही मिलता है। देखिए मैच द फॉलोइंग, ये नाम दिया है और उसका ये टाइटल दिया है। चंद्रगुप्त को हम क्या कहते हैं? सैंड्रो कोटस हम समुद्रगुप्त को यानी कि चंद्रगुप्त को कहते हैं। बिंदुसार को क्या कहते हैं? बिंदुसार को कहा जाता है अमित्रघाता। अशोक को हमने देखा प्रियादर्शनी कहा जाता है। और चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। हमने देखा उत्तराखंड में वो कलसी का है, याद रखेगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेस ने 1873 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ा है, याद रखे। और देखिए
अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईसा में पाद्रेटी फेरतेलियर इसने ये क्या किया था, अशोक के शिलालेखों की खोज की थी और उसकी संख्या कितनी है, अशोक के शिलालेखों की 14 है। देखिए खोज इसने की, इसका नाम याद रखेगा, और पढ़ा सबसे पहले जेम प्रिंसेस ने है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया। इसी वजह से अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त से की है। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था, प्यारा ग्रेट अशोक यही अपने प्राय जनता के संपर्क में रहता था। ये इंक्रिप्शन से या शिलालेखों के माध्यम से ये संपर्क में रहता था। देखिए शिलालेखों, स्तंभों और गुहाओं खुदवाने की जो प्रेरणा है अशोक को, ईरान के शासक डेरियस प्रथम से उसने ये प्रेरणा ली और उन्होंने ये शिलालेख, स्तंभ, रॉक कट, मेजर एडिक्ट कट्स ये उन्होंने किए। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया, उसने भारी रक्तपात देकर युद्ध नीति को क्या किया, धम्म घोष की नीति में परिवर्तन किया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है, अशोक के अधिकांश अभिलेख ये प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। याद रखेगा, अधिकांश पूछा है, ये याद रखेगा क्योंकि अशोक के जो शिलालेख है वे ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग करते हुआ देखा गया है, लेकिन सबसे ज्यादा प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का यूज किया। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल का शब्द प्रयोग किया गया, मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस में ही चंद्रगुप्त मौर्य के लिए निम्न कुल का शब्द प्रयोग किया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है, हमने पहले देखा मास्की कर्नाटक के, यहाँ पे ही अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक उल्लेख है। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है, याद रखेगा गलत पूछा है। देखिए इन पर बढ़िया पॉलिश थी, ये सही है। ये मोनोलिथिक थे यानी कि अखंड थे, ये देखिए एक ही पत्थर से बनाए जाते थे। स्तंभों का शेप शुंडाकार होता था, ये भी सही है। और ये स्थापत्य संरचना के भाग है, नहीं ये जो है वो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर नहीं थे अशोक के भाग, याद रखेगा, यानी कि डी सही नहीं है। देखिए मैच द फॉलोइंग दिया है, नॉर्थ में कौन सा था, हमने पहले ही देखा तक्षशिला था। साउथ में कौन सा था, सुवर्णगिरी था। वेस्टर्न में था उज्जैनी, ये भी सही है। और ईस्टर्न में था पाटलिपुत्र, यानी कि ये सही है। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। देखिए अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त के द्वारा दी गई और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। हम यहाँ देखेंगे नागार्जुन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे प्यारे भारत का आइंस्टाइन भी नागार्जुन को कहा जाता है। एक महान बौद्ध धर्म के भी विद्वान है नागार्जुन जी। उनका जो फिलोसफी थी वो माध्यमिक दर्शन का संस्थापक नागार्जुन को माना जाता है। शून्यवाद का सिद्धांत भी उन्होंने दिया और बहुत ही एक फेमस किताब है मूल माध्यम का कारिका, यह ग्रंथ उसका फेमस ग्रंथ है। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोता कहा, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोता कहा था। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था। देखिए एग्रोनोमाई का मतलब होगा कि ये एग्रीकल्चर से संदर्भित है, लेकिन नहीं है। एग्रोनोमाई ये अधिकारी जो था वो रोड कंस्ट्रक्शन अधिकारी था, यानी कि सड़क निर्माण अधिकारी। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, गुड़ पुरुष कहा जाता था। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्श के अनुरूप ढालने की कोशिश की। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। परिशिष्ट पर्वन में ये उल्लेख मिला कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। और ये किसने लिखा, आचार्य हेमचंद्र जी ने यह किताब लिखा है। किस महीनों से मौर्यों का राजकीय यानी कि फिस्कल ईयर आरंभ होता था। आषाढ़ जुलाई से मौर्य साम्राज्य के फिस्कल ईयर चालू होते थे। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का या राज्यों का उल्लेख अशोक ने अपने शिलालेख में किया। देखिए हमने देखा चोल का किया है, पांड्य का किया है, केरला पुत्र का भी है और सत्यपुत्र का किया है, यानी कि 1, 3, 4, 5। पल्लव का नहीं किया है, विष्णुकुंड का भी नहीं, यानी 6 नहीं है, 2 भी नहीं है, ये है ऑप्शन नंबर ए। अशोक के बारे में
जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? यह है शिलालेख। देखिए अशोक के टोटल 14 शिलालेख है और स्तंभों की संख्या जो है वो 7 है, याद रखेगा। और केवल ब्राह्मी लिपि में ही स्तंभ लिखे गए हैं, जो सातों जो स्तंभ है केवल ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। शिलालेख है अलग अलग भाषा अलग अलग लिपि में लिखे हैं, लेकिन स्तंभ जो है वो ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं और टोटल 7 स्तंभ है। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ब्राह्मी लिपि ये दक्षिण भारत में यह उस समय प्रिविलेंट थी। निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम से मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? देखिए सबसे पहले आता है प्रादेशिक, उसके बाद राजुक आता है, फिर आता है युक्तक, यानी कि ऑप्शन ये सही है। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? ये इनकम डेरिव्ड फ्रॉम द स्टेट लैंड, राजकीय भूमि से प्राप्त आय उसको ही सीता कहते हैं। सीता जो है मौर्य साम्राज्य में सरकारी भूमि को यानी कि क्राउन लैंड को सीता कहते थे। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान में है और शहबाजगढ़ी वे भी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? वहां पे खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कितने अधिकरणों में विभाजित है? वो 15 अधिकरणों में विभाजित है। याद देखिए 15 अधिकरण विभाजित है, 150 अध्याय है, 180 प्रकरण है। वहीं पे उन्होंने अर्थशास्त्र में सप्तांग की थ्योरी देखी थी, हमने पहले देखा था ना। स्वामी, अमात्य जो सैन्य अधिकारी होते हैं, जनपद यानी प्रजा, दुर्ग यानी कि किला, कोष यानी कि ट्रेजरी और दंड यानी कि जो सजा देता है वो, और मित्र, ये सप्तांग थ्योरी है अर्थशास्त्र में दी है। यही पे उसने विदेश नीति का भी पूरा डिटेल विस्तृत वर्णन अर्थशास्त्र में किया है। निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरों में ये नामोल्लेख हुआ है। निम्नलिखित में से किस उबावदार मूर्त शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रन्नो अशोक यानी कि राजा अशोक ये उल्लेखित है? कंगन हल्ली के इस शिलालेख में अशोक के प्रस्तव रूप चित्र के साथ रन्नो अशोक यानी कि राजा अशोक ये उल्लेखित है। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया और निम्नलिखित में किस देश में पाया गया? वो अफगानिस्तान में पाया गया है। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारण कहाँ के खदानों से निकाला गया था? ये मिर्जापुर के समीक चुनार से उन्होंने ये खदानों से निकाले थे। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते ये किसकी उक्ति है? ये मेगास्थनीज की पंक्ति है। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटिओकस प्रथम को अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? ये बिंदुसार ने ही आग्रह किया था। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? बिंदुसार के मृत्यु के समय अशोक उज्जैन प्रांत का गवर्नर था। किस शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सारी प्रजा मेरी संतान है। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का पृथक शिलालेख ये युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को प्रत्यय स्पष्ट करता है। किस शिलालेख में अशोक यह घोषणा अंकित करता है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं, रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपनी अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए सदैव संपर्क करते रहेंगे। ये जो इतनी बड़ी बातें हैं ये प्यारे अशोक ने छठे शिलालेख में वर्णित की है। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? यह है स्तंभ यानी कि पिलर। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सुखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? देखिए यहाँ पे महास्थान, बांग्लादेश वगैरह यहाँ से जो प्राप्त शिलालेख है यही से वहां पे मिलता है कि मौर्य काल में अकाल, भूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य क्या करता था? अपनी मदद भेजता था। कहाँ से अशोक के द्विभाषीय यानी कि ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए? सर ये कुना या कंधार से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक और अरमाइक में अभिलेख प्राप्त हुए। ये एकमात्र ये अभिलेख है जहाँ पे ग्रीक और अरमाइक भाषा का ये यूज किया गया। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? ये मिस्र का राजा था। किसके शासनकाल में डायमकस भारत आया था? बिंदुसार के शासनकाल में डायमकस भारत आया था। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? महावंश इस बौद्ध मूल ग्रंथ में सम्राट अशोक का विवरण शामिल है। निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी दो रानियों का
अंकन मिलता है। यह सांची के स्तूप के तोरण पर अशोक एवं उनकी 2 रानियों का अंकन मिलता है और इसके लिए बहुत ही मूर्तिकला के लिए बहुत ही फेमस है सांची। यहाँ से आपकी ये टेस्ट चालू होती है। हम यह 10 क्वेश्चन टेस्ट से लेने वाले हैं। निम्नलिखित यूनानी शासकों में किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? यूनानी इतिहासकार राजनीतिक मेगास्थनीज सेल्यूकस प्रथम निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आए थे। वह निम्नलिखित सम्राट के दरबार में आए थे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई? अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मगध साम्राज्यों में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंहली यानी कि श्रीलंकाई वृत्तांत है जो मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है? बाघ गुफाओं यानी कि बाघ केव में बने चित्रों का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? भाब्रू बैराट शिलालेख जो मुख्य रूप से अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने जाने का वर्णन है वो कौन से राज्य में पाया जाता है? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? निम्न में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिनमें उनको प्रभावित किया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।